नमस्कार दोस्तों, द हिंदू एनालिसिस में आपका स्वागत है। देखिए, आज डेट है 1 जून। तो देखते हैं आज के द हिंदू में क्या है डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, एडिटोरियल वाले सेक्शन में अगर देखें तो पहला ये आर्टिकल बात कर रहा है अभी जो रिलैक्सेशन देने की बात की जा रही है, जो अनलॉक 1.0 की बात की गई है, उस बारे में डिस्कस कर रहा है ये वाला आर्टिकल किसी काम का नहीं है। इसमें बेसिकली पॉलिटिक्स की बातें की गई हैं कि किस तरीके से जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है वो सब बातें बताई गई हैं। तो ये हमारे किसी काम का है नहीं। और देखिए, ये वाला जो आर्टिकल आया है ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसको देखेंगे। इसमें बेसिकली बात की गई है कि चाइना का इंटरनली अभी चीज़ें क्या चल रही हैं इस कोविड के टाइम पे। जिस तरीके से अभी जो चाइना है उसको वर्ल्ड ने आइसोलेट करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर इंटरनली चीज़ें क्या चल रही हैं उसके बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर देखिए, ये यूएसए की बात कर रहा है। जैसे कि यूएसए में अभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पर प्रोटेस्ट चालू है, तो यहाँ पर उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखना शुरू करते हैं। पहले ये वाला आर्टिकल देखते हैं जिसमें अभी अनलॉक 1.0 की बात की जा रही है। तो अभी देखिए, इसमें जो हम देख रहे हैं कि अभी 31 मई था, तो उसके बाद से जो लॉकडाउन 4.0 ख़त्म किया गया है और अनलॉक 1 चालू किया गया है। चीज़ों को बैक टू द नॉर्मल लाने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर केसेस काफ़ी कम है। और जो 13 ऐसे शहर हैं जहाँ पर केसेस काफ़ी ज़्यादा है, जो 70% से ज़्यादा केस वहीं पे मिले हैं, तो वहाँ पर अभी भी जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर चीज़ें अभी भी रेस्ट्रिक्शन में रहेंगी। ऐसा नहीं है, वहाँ पर चीज़ें फिर से खुल जाएंगी। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लेसेस को धीरे धीरे एक फेज मैनर में ओपन किया जा रहा है। और जो सुपर स्प्रेडर की कंडीशन है मोस्टली इन्हीं 13 शहरों से बनती है जहाँ सबसे ज़्यादा केस हैं। सुपर स्प्रेडर क्या है? सुपर स्प्रेडर देखिए, सपोज करिए, इसको इस टर्म को हमने 2-3 बार पहले भी डिस्कस कर रखा है कि कैसे एक व्यक्ति रहता है, तो अगर वो बहुत से सारे लोगों के कांटेक्ट में आ जाता है और वो इतना पोटेंशियल है कि सबको इन्फेक्ट कर दे, तो वो एक सुपर स्प्रेडर है। जैसा कि हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं। जैसा कि अगर बात की जाए, साउथ कोरिया के चर्च में ऐसा केस देखने को मिला था, फिर सिंगापुर में भी ऐसा एक देखने को मिला था। तो इस तरीके से जहाँ पर एक व्यक्ति ने अप्रोक्सीमेटली 70-80 लोगों को इन्फेक्ट कर दिया था, ठीक है, तो इस तरीके के केसेस देखने को मिले थे। तो ऐसे केसेस को कहा जाता है सुपर स्प्रेडर। ठीक है, तो ऐसे इंसिडेंट हो सकते हैं ऐसे बड़े शहरों में, इसलिए यहाँ पर जो है कि रेस्ट्रिक्शन अभी भी कंटिन्यू रखना काफ़ी ज़रूरी है, तो वहाँ पर रखा जाएगा। बाकी जो भी दूसरे शहर हैं जहाँ पर चीज़ें भी थोड़ी सी कंट्रोल में है, उसको फेज्ड मैनर में ओपन किया जा रहा है। जो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट मूवमेंट थी, ट्रांसपोर्टेशन है, उसको ओपन किया जा रहा है। और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, जितने भी शॉप्स हैं, उसको भी थोड़ी बहुत ओपन की जा रही है। ठीक है, और पीडीएस वगैरह की सपोर्ट तो दिया ही जा रहा है जो भी माइग्रेंट लेबर हैं, ताकि उनको फूड सिक्योरिटी का भरोसा मिल सके गवर्नमेंट की तरफ से। और जो एल्डरली हैं और जो वल्नरेबल सेक्शन हैं, उनको बोला गया है कम से कम वो बाहर निकले, ताकि क्योंकि जो एल्डरली हैं उनको ज़्यादा चांसेस है कि वो कोविड से इन्फेक्ट हो जाएंगे, इसलिए उनको लिए गाइडलाइंस दी गई हैं कि वो ज़रूरत होने पर ही बाहर आएँ, वरना बाहर ना आएँ। ठीक है, तो इस तरीके से अभी नेक्स्ट स्टेप लिया गया है। तो देखते हैं कि किस तरीके से आने वाले समय में कंडीशंस देखने को मिलती हैं। और देखिए, ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहे हैं यूएसए की, तो पहले देखते हैं यूएसए। अब देखिए, अगर हम यूएसए को देखें तो यूएसए में ये जो एक स्टेट है मिनसोटा, ठीक है, मिनसोटा ये जो स्टेट है यूएसए, जैसा कि हम सब जानते हैं कि यहाँ पर 50 स्टेट हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक प्योर फेडरलिज्म देखने को मिलता है। फेडरलिज्म मतलब जो एक सेंटर के पास अलग पावर है और स्टेट के पास उसकी खुद की अलग पावर है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये इंटीग्रेट होके चल रहे हैं और यहाँ पर सेंटर सुप्रीमेसी में है, जैसा कि भारत में देखा जाता है। यहाँ पर एक क्वाजी फेडरलिज्म सिस्टम देखा जाता है, जहाँ पर स्टेट जो है वो सेंटर के साथ काम तो करता है और उसके पास उसकी खुद की पावर तो है, लेकिन अगर टाइम आए तो जो सेंट्रल पावर है, जो अथॉरिटेटिव पावर है, वो सेंटर के पास चली जाती है। ठीक है, तो लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में आप कह सकते हो प्योर फेडरलिज्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो एक शहर है, ये एक स्टेट है मिनसोटा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी सिचुएशन क्या देखने को मिली है कि एक जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो ब्लैक थे, ठीक है, उनको पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और उनको काफ़ी बुरी तरीके से ट्रीट किया और उनके वहाँ पर डेथ हो गई। तो इसको लेकर जो ब्लैक कम्युनिटी है वहाँ पर, और बहुत सारी जो वाइट्स भी हैं, वो भी इसके अगेंस्ट में है और इनके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि किस तरीके से वहाँ पर काफ़ी टाइम से, आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा पुराने टाइम से वहाँ पर ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। और जब
बराक ओबामा का टेन्योर आया था तब ऐसा लग रहा था कि ब्लैक्स के अगेंस्ट जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थे वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन दोबारा से अभी देखिए ट्रम्प की सरकार है, तब वहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ऐसा कुछ भी हुआ नहीं और वहाँ पर अभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रही है। ठीक है, देखिए उस व्यक्ति का नाम था जॉर्ज फ्लॉयड। यही वो व्यक्ति है जिसकी अभी वहाँ पर डेथ हो गई है। पुलिस ने इतनी बुरी तरीके से वहाँ पे उनको ट्रीट किया था इसलिए। ठीक है, और इसके बीच में ही जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके काफ़ी आप कह सकते हो कि वायलेंस को बढ़ावा देने वाले कमेंट देखने को मिले हैं। वो कह रहे थे जितने भी ये जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो ठग्स हैं, और अगर ये इस तरीके से लूटिंग करते रहेंगे तो हो सकता है वो शूटिंग का आदेश दे दें। इस तरीके के उनके कमेंट्स देखने को मिले थे ट्विटर पे, और फिर ट्विटर ने भी उनके काफ़ी जो कमेंट्स आ रहे थे, जो ट्वीट्स आ रहे थे, उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी थी कि वो पब्लिक को डायरेक्टली विजिबल नहीं रहेंगे। उसके ऊपर एक स्टेप आप कह सकते हो कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी तब जाके वो कंटेंट विजिबल होगा। ठीक है, इस तरीके से रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई थी ट्विटर के द्वारा उनके ट्वीट्स पर। और देखिए बात की जा रही है 1967 में भी इसी तरीके के इंसिडेंट हुए थे, तब वहाँ पर जो वायलेंट हुआ था, ठीक है, अफ्रीकन अमेरिकन के बीच में मियामी बीच पे, तो तब भी इस तरीके के वायलेंस हुए थे। तो जो ट्रम्प है उन्होंने कहा है कि बिल्कुल उसी तरीके के वायलेंस दोबारा देखने को मिल सकते हैं जब पुलिस ने ब्लैक्स को आप कह सकते हो बुरी तरीके से ट्रीट किया था। तो इस तरीके की संवेदनशील कमेंट ट्रम्प द्वारा दिए जा रहे हैं, तो इसको ही लेकर वहाँ की जो ब्लैक ब्लैक कम्युनिटी है काफ़ी नाराज़ है। अब देखिए उन्होंने और भी एग्जांपल पास्ट में दिखाए हैं जिस तरीके से वो मैक्सिको को कहते हैं कि मैक्सिको वाले जितने भी लोग हैं वो ड्रग डीलर हैं। ठीक है, तो उनके अगेंस्ट में वो आप कह सकते हो कि डिस्क्रिमिनेटरी कमेंट्स पास करते हैं। और जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज़ हैं वहाँ से जितने भी लोग आते हैं वो उनके अगेंस्ट में भी उन्होंने बीच में बैन लगा दिया था कि मुस्लिम कंट्री के विजिटर्स नहीं आ सकते हैं। इस तरीके के डिसीज़न वो ले रहे थे पास्ट में। तो इस तरीके से ट्रम्प का जो अभी टेनोर चल रहा है या फिर उनकी जो गवर्नेंस है उनके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है, अभी देखिए ये वाला आर्टिकल देखते हैं इसमें क्या बात की गई है। ये है जो चाइना के इंटरनल मैटर के बारे में बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अभी इस कोविड-19 जिसके सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम चाइना पे लग रहा है कि यहीं से वो वायरस निकला है और पूरा भी वर्ल्ड को परेशान करके रखा है। तो यूएस इससे काफ़ी काफ़ी खफा है और इसके अगेंस्ट में काफ़ी बातें बोलते रहता है। ठीक है, तो अभी वहाँ पर इंटरनली चीज़ें क्या चल रही हैं इसमें वो बात बताई जा रही है कि एक तरफ जो चाइना है वो बाहर से तो दिखाता है कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा इनके जो लीडर हैं शी जिनपिंग, ठीक है, उनकी कितनी ज़्यादा सुप्रीमेसी है। लेकिन कुछ आप कह सकते हो कि जितने भी वहाँ पर गुप्त रिपोर्टर्स हैं कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर जो नॉर्मल पब्लिक है वो काफ़ी नाराज़ है यहाँ की लीडरशिप से, और वो हो सकता है वहाँ पर तख्ता पलट देखने को मिल सके और इनकी लीडरशिप खतरे में आ सकती है। इसलिए अभी चाइना क्या कर रहा है, चाइना जैसा पास्ट में भी करता रहा है कि जब वहाँ की आम जनता उनसे नाराज़ होती है उनके डिसीजन से, तो वो दूसरे कंट्रीज़ के साथ आप कह सकते हो कि वॉर में अरेंज हो जाती ताकि फिर वो पब्लिक को दिखा सके अभी यहाँ पर वॉर चालू है। और अगर वो चाइना उसमें लीड करता है तो एक वो पॉजिटिव आउटकम दिखाकर पब्लिक के एंगर को शांत किया जाता है। इसीलिए अभी वो देखिए भारत के साथ लद्दाख में आप कह सकते हो कि वहाँ पर वो मुठभेड़ कर रहा है। फिर ताइवान का इशू है, हांगकांग का इशू है, इस तरीके से वो काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ के साथ इशू रेस कर रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऑथर का कहना यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर इश्यूज रेज हो रहे हैं तो वहाँ की जो जनता है कि क्या कुछ कर पाएगी, जो फोर्स है वो चैलेंज कर पाएगी जो जी जिनपिंग है उनकी लीडरशिप को। ठीक है, तो देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में क्या रिजल्ट आता है। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से चाइना की पहले जो थी ओपन डोर पॉलिसी, चाइना की ओपन डोर पॉलिसी से ही चाइना इतना आज की डेट में एडवांस है, जिसके तहत वो सभी लोगों को एनेबल चाइना टू एमर्ज एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ द एफडीआईज एंड ट्रेड बेहेमोथ। ठीक है, मतलब सभी लोगों को वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए उसने अलाउ किया था 1970 में। ठीक है, तो उसके बाद से चाइना का काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है। वो सारी बातें बताई जा रही हैं। और ट्रबल एरियाज़ की बात की गई है तो किस तरीके से अभी जो ताइवान की मैंने आपको बात बताई कि ताइवान भी इंडिपेंडेंसी क्लेम करता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन चाइना ताइवान के ऊपर भी कहता है कि ताइवान भी हमारा ही पार्ट है। ठीक है, तो अब देखने वाली बात है कि वहाँ पर क्या इशू निकल के आएगा। और देखिए यूएसए तो नाराज़ चल ही रहा है, वो काफ़ी क्रिटिसिज्म कर ही रहा है चाइना का। उसने अभी डब्ल्यूएचओ से भी निकलने की बात की है क्योंकि डब्ल्यूएचओ के जो चीफ है टेड्रोस अधनोम वो काफ़ी प्रो चाइनीज़ माने जाते हैं। इसलिए अभी यूएसए जो है उसने पहले तो फंडिंग रोक दी डब्ल्यूएचओ की और अब डब्ल्यूएचओ से मेंबरशिप ही लेने की बात कर रहा है वापस। अब देखिए ताइवान जो है, ताइवान का एलाइज इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट इनिशिएटिव जो ताइपी इनिशिएटिव एक्ट है बाय यूएसए,
विच सीक टू स्ट्रेंथन दी ताइवान डिफेक्टो इंडिपेंडेंस। ठीक है, जो ताइवान के इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, क्योंकि यूएसए अभी ताइवान को सपोर्ट करने के मूड में दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कंटेंशियस इशू है भारत कह रहा हूँ, चाइना और यूएसए के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और देखिए, ये जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि वहाँ पर इंटरनली लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं इनसे। और जैसा एक इंसिडेंट देखने को मिला था, तियाननमेन स्क्वायर वाला इंसिडेंट, जहाँ पर 1989 में, उस समय भी जनता काफ़ी नाराज़ थी वहाँ पर चाइनीज़ लीडरशिप से। आज भी वैसा ही इंसिडेंट देखने को मिल रहा है। और देखिए, यूएस प्रेशर ऑन दी चाइना फॉर इट्स कंट्रोवर्शियल पॉलिसीज टूवर्ड्स दी, ये देखिए ये सब जो रीजन है, जिनजियान वाले रीजन, जहाँ पर जो यूगियर मुस्लिम्स हैं, जो आप कह सकते हो वहाँ माइनॉरिटी में, उनके अगेंस्ट भी ह्यूमन राइट्स के उनके वायलेशन होते हैं। जो तिब्बत वाला रीजन है, तिब्बत को भी अभी चाइना ने अपने अंडर ले लिया है। ठीक है, और जो हांगकांग में आप कह सकते हो कि हांगकांग की जो सॉवरेनिटी है उसके ऊपर वो आप कह सकते हो कि उसका भी वायलेशन कर रहा है, उनकी सोवरेनिटी को इंडिपेंडेंट उनको रहने नहीं दे रहा है। और ताइवान की बात तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अभी ये सारे इशू चल रहे हैं चाइना के। तो देखते हैं कि वहाँ की जो इंटरनल इश्यूज चल रहे हैं, जो इंटरनल अभी लोगों के अंदर गुस्सा है, तो वो क्या इस लीडरशिप को हटा पाते हैं या नहीं। अब देखिए, नेक्स्ट पेज में यहाँ पर भी बात की गई है, जो एलएसी वाला मुद्दा चल रहा है भारत और चाइना के बीच में। ठीक है, वही बात की गई है। तो इसमें भी देखेंगे कि पास्ट में क्या क्या एग्रीमेंट बनाए गए हैं और एलएसी को डिमार्केट करने की क्या कोशिशें की गई हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये वाला आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं, ये जो एडिटर हैं वो कुछ क्वेश्चंस अगर पूछे जाते हैं न्यूज़पेपर के रीडर्स के द्वारा, उनको आंसर करते हैं। ठीक है, और देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है वो बात कर रहा है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में, क्योंकि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी बढ़ गया है, तो एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी तो ये बहुत ही एक सही टाइम है। ऐसा ऑथर कह रहे हैं कि इस टाइम आपको यूनिवर्सल बेसिक इनकम का जो प्रोग्राम है उसको शुरू कर देना चाहिए। तो इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए, उससे पहले आज का कार्टून देख लेते हैं क्या बता रहे हैं। तो देखिए, जिस तरीके से आज की डेट में सोशल डिस्टेंसिंग, या आप कह सकते हो फिजिकल डिस्टेंसिंग, एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बन चुकी है। अगर कोविड-19 से आपको बच के रहना है, तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरीके से पॉलिटिकल डिस्टेंसिंग हो गई है, कि जो पॉलिटिक्स के जितने भी मेंबर हैं वो आपस में ही सिर्फ ब्लेमिंग गेम खेल रहे हैं और इस कोविड-19 से लड़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बात बताई जा रही है। और यहाँ देखिए, आज के जो डाटा पॉइंट है, डाटा पॉइंट क्या दिखा रहे हैं। तो डाटा पॉइंट आज की डेट में बता रहा है किस तरीके से कौन से आप कह सकते हो जेंडर में कितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कोविड-19 होने की। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जो मेंस है वो ज़्यादा सस्पेक्टिबल है एज़ कम्पेयर टू वुमेन, अगर 50 टू 69 एज की बात की जाएगी तो। ठीक है, तो ये अभी जितना भी सर्वे किया गया है उसमें ये पता चला है कि जो मेंस हैं उनको ज़्यादा चांसेस हैं कोविड-19 होने के। और देखिए, एज ग्रुप की बात बताई जा रही है, तो वही बात, जो 50 से 69 एज वाले हैं उनको ज़्यादा चांसेस हैं। और देखिए, जेंडर रेशियो आप देखोगे तो मेल को देखिए ज़्यादा चांस हो रहा है और फीमेल्स को कम चांस है। तो ये कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरीके से ये ज़्यादा प्रेवेलेंट होएगा किन लोगों में। तो पहले यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसमें बातें बताई जा रही हैं। तो देखिए, प्रोवाइडिंग अनकंडीशनल रेगुलर पे चेक्स एट लीस्ट टिल द इकॉनमी नॉर्मलाइजेस, जब तक ये चीज़ें नॉर्मल हो जाए तब तक तो दे ही सकते हैं। और एक ट्रायल भी हो जाएगा कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, तो अभी ऑथर का यही कहना है कि ये बहुत सही समय है कि आप यूनिवर्सल जो बेसिक इनकम है उसके ऊपर विचार करिए, ताकि ये पॉवर्टी इरेडिकेशन में एक बहुत ही बढ़िया टूल निकल कर आएगा। और बहुत सारे जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं, जितने भी आप कह सकते हैं नोबल नोबल लॉरिएट्स हैं, जैसे कि पीटर डायमंड हैं, क्रिस्टोफर पिसा राइट हैं, इन लोगों ने भी इसकी आप कह सकते हो कि प्रशंसा की है कि इस तरीके के स्टेप्स लेने चाहिए। और जो फेसबुक के आप कह सकते हो ओनर है मार्क जकरबर्ग, और जो एलॉन मस्क हैं, इन लोगों ने भी कहा है कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम काफ़ी एक अच्छा प्रोग्राम है। और कंट्रीज़ लाइक देखिए, जो केन्या है, ब्राज़ील है, फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, इन लोगों ने भी ये कंसेप्ट को अपनाया है। ठीक है, और एक कंट्रोल मैनर में यूनिवर्सल बेसिक इनकम को स्टार्ट किया है कि उनके जो पॉपुलेशन है उसको सप्लीमेंट किया जा सके। और भारत का जो इकोनॉमिक सर्वे 2017 16-17 है, और उसमें भी बताया गया था ये बात। ठीक है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन लोगों ने भी एक बार प्रपोज किया था कि जो क्वासी बेसिक इनकम स्कीम, ठीक है, इस बारे में बात की गई थी। ऐसा नहीं कि पहली बार ही ये मुद्दा उठाया जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे में भी इसकी बात उठ चुकी है कि जो वेल ऑफ कम्युनिटी है, मतलब कि जिनकी इनकम ज़्यादा है, हो सकता है उनको तो आप हटा दीजिए, लेकिन बाकी आप कह सकते हो जो
75% ऑफ द पॉपुलेशन है, आप उनको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे सकते हैं ताकि जो पॉवर्टी और हंगर है उसका एलिमिनेशन किया जा सके। और अगर आप ये इम्प्लीमेंट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4.9% ऑफ द जीडीपी ही खर्च होगा, ठीक है, ये एक बात बताई जा रही है। और अगर इसके इम्प्लीमेंटेशन से अगर आप देखेंगे तो पर्टिकुलर हर एक हाउस होल्ड में पर एनम 40,000 रुपये ज़्यादा इनकम जाएंगे, ठीक है। और लोगों के पास जो कंजम्पशन है उसके लिए ज़्यादा पैसे रहेंगे और कंजम्पशन ज़्यादा हो पाएगा तो जीडीपी बट ऑब्वियसली बढ़ेगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 4.9% ऑफ द जीडीपी अगर खर्चा हो रहा है तो पूरा नुकसान ही है, वो बैक टू द जीडीपी को ही मिलेगा क्योंकि आखिर वो पब्लिक उसको खर्चा ही करेगी, ठीक है। और देखिए, अभी बताया जा रहा है कि आईएमएफ है जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसने अभी जो ग्लोबल ग्रोथ है 2020 का उसको प्रोजेक्ट किया कि -3.0, यानी -3.0 की ग्रोथ रहने वाली, यानी 3 गुना से वो नीचे गिरने वाला है, ठीक है। तो ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद से 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उसके बाद से सबसे वर्स्ट इफेक्टेड सिनेरियो भी देखने को मिल रहा है। और भारत का अभी क्या प्रोजेक्ट किया गया है ग्रोथ 1.9%, ठीक है। भारत और चाइना ऐसा ही दो कंट्रीज हैं पूरे वर्ल्ड में जिनकी एक पॉजिटिव आप कह सकते हो ग्रोथ एस्टिमेट की गई है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या ग्रोथ रह पाती है। तो अभी ऑथर का यही कहना है कि इस कंडीशन में यूनिवर्सल बेसिक इनकम इम्प्लीमेंट करना बहुत ही एक सही टाइम है, अभी आप स्टार्ट करके देख सकते हैं। अब देखिए, ये वाला आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो एलआईसी के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, इसको पहले मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ पर इश्यूज चल रहे हैं। तो अगर हम लद्दाख वाला पोर्शन देखें तो देखिए, ये हो गया अपना लद्दाख। ये अभी चेंज होने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा नक्शा दिखाई देता है। ये हो गया जम्मू कश्मीर वाला रीजन, यहाँ पे करगिल वाला रीजन पड़ रहा है। ये हो गया गिलगित बल्तिस्तान और ये अक्साई चीन है, ठीक है। तो देखिए, ये तो हो गया एलओसी जिसको हम बनाते हैं, और ये क्या है एलएसी। तो एलओसी तो चलिए डिमार्केटेड है, ये फिक्स है, ये भारत और पाकिस्तान ने मिलकर मिलकर इसके ऊपर काम किया है और इसको मानते हैं कि ये एक्चुअल लाइन है। लेकिन एलएसी अभी तक ऐसा कोई लाइन बना ही नहीं है कि दोनों कंट्री ने मिलकर आया और डिमार्केट किया कि ये एक पर्टिकुलर लाइन है जो एक एलएसी है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी वहाँ पर इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। जो लद्दाख है यहाँ पर जो पेंगोंग झील है, ठीक है, और जो गलवान वैली वाला इलाका है यहाँ पर अभी जो दोनों ही भारत और चाइना के बीच जो ट्रूप्स हैं उनके बीच में स्किर्मिशेस देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे आर्टिकल क्या बात बता रहा है कि पास्ट में हमने क्या क्या कोशिशें की हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि कुछ 4 एग्रीमेंट हमने पास्ट में साइन कर रखे हैं जो इसी टॉपिक पे एलएसी को ही किस तरीके से लेके चलना है उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे कि 1993 में एक अग्रीमेंट हमने साइन करा है, फिर 1996 में एक अग्रीमेंट साइन करा है, फिर 2005 में भी हमने बात करी थी इसी टॉपिक पे, और 2013 में। तो ऐसे 4 बार हमने पास्ट में मीटिंग करी है कि किस तरीके से एलओसी को लेके चलना है। तो जो 1993 का अग्रीमेंट है वो बात करता है कि ऑन मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द एलएसी, ठीक है, कि बॉर्डर पे किस तरीके से पीस और शांति मेंटेन करके रखनी है पेंडिंग एन अल्टीमेट सोल्यूशन, ठीक है। द टू साइड शाल स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द एलएसी बिटवीन दी टू साइड, कि दोनों ही साइड्स को शांति रखनी है और एक दूसरे की जो बॉर्डर है उसको रिस्पेक्ट करना है, इस तरीके से उसमें बात बताई गई थी। नो एक्टिविटीज़ ऑफ आइदर साइड शाल ओवर स्टेप दी एलएसी, और ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लेना है जो आप कह सकते हो कि बॉर्डर की दोनों ही कंट्रीज़ के बॉर्डर को वायलेशन करे, ठीक है, ऐसा कोई भी स्टेप लेना नहीं है। तो ये सारी बातें 1993 के अग्रीमेंट में की जा चुकी थी। अब देखिए, आगे बोला गया है कि जो दोनों ही 1993 और 1996 का अग्रीमेंट है ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर, कि किस तरीके से दोनों ही देश के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, और मिलिट्री फील्ड में जो अलोंग द एलएसी है कि कोई भी दोनों ही देश जो बॉर्डर है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे और वायलेट करेंगे नहीं, ठीक है। तो ये बात की गई थी। फिर बोला गया कि विल रिड्यूस और लिमिट देयर रिस्पेक्टिव मिलिट्री फोर्सेस विद इन म्यूचुअली अग्रीड जियोग्राफिकल जोन, ठीक है, कि धीरे धीरे हम लोग एक फेज मैनर में जो मिलिट्री हमने तैनात कर रखी है उसकी वहाँ पर संख्या कम रखेंगे और म्यूचुअली अग्री करेंगे, वहाँ पर वायलेशन नहीं करेंगे और चीज़ों को शांति से लेके चलेंगे। ये 1996 और 93 में ही बात कर ली गई थी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ऐसी देखने को मिली नहीं है। अब देखिए, जो आर्टिकल 12 है ऑफ दी 1996 का अग्रीमेंट का, फॉर इंस्टांसेस दिस अग्रीमेंट इज सब्जेक्टेड टू रेटिफिकेशन एंड शाल एंटर इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ रेटिफिकेशन, यानी जब रेटिफिकेशन होगा उसके बाद से ही इसकी मान्यता होगी। लेकिन अभी देखने वाली बात है कि अभी तक रेटिफिकेशन हुआ ही नहीं है, इसलिए इशू होते रहता है, ठीक है। आगे बोला गया है इफ बोथ आर्मीज आर टू रिस्पेक्ट द एलएसी वेयर इज द लाइन। देखिए, वही बोला गया कि लाइन तो बनी ही नहीं है, तो कौन से लाइन के लोग रिस्पेक्ट करने की बात कर रहे हैं, आपने डिमार्केशन किया ही नहीं है। तो किस तरीके से आप कह सकते हो कि ये पर्टिकुलर एरिया आपका और वो उनका है? पहले लाइन तो बनानी ज़रूरी है, ठीक है, इसलिए दिक्कत देखने को भी मिल रही है। अब पेंडिंग एन अल्टीमेट सोल्यूशन
ईच साइड शैल स्ट्रिक्टली रिस्पेक्ट एंड ऑब्जर्व द लाइन ऑफ एग्जिस्टिंग कंट्रोल डिप्लॉयमेंट इंस्टेड ऑफ एलएसी। ठीक है, तो इसमें एक बात ये बताई जा रही है कि जब 1983 में 93 में बोला गया था कि आपको बॉर्डर को रिस्पेक्ट करना है, तो हो सकता है कि वो इस बारे में बात कर रहे हो कि जहाँ आज आर्मी खड़ी है वो उसी जगह को बॉर्डर मान लिया जाए, और जहाँ पर चाइना की आर्मी खड़ी है वो चाइना का बॉर्डर हो जाए, और जहाँ भारत की आर्मी खड़ी है वो भारत का बॉर्डर हो जाए, और बीच में नो मैंस लैंड बन जाए, ना तो वहाँ पर भारत जाएगा ना चाइना जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है इस बारे में बात की जा रही हो, लेकिन वो भी क्लियरली बोला नहीं गया था। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है जो पैरा 4 है ऑफ आर्टिकल सेकेंड ऑफ 2013 में जो अग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है, तो उसके पैरा 4 में बोला गया है कि ऑन बॉर्डर डिफेंस कोऑपरेशन इट एंजॉइंस द पार्टीज टू वर्क विद द अदर साइड इन कॉम्बैटिंग नेचुरल डिजीज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, जो नेचुरल डिजास्टर आएगा और इन्फेक्शियस डिजीज फैलेंगी उसमें दोनों ही पार्टीज को मिलकर काम करना होगा। इस तरीके की बात 2013 के एग्रीमेंट में रखी गई थी, यानी अग्रीमेंट्स में तो इस तरीके की बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से दोनों ही म्यूचुअली एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और बॉर्डर को वायलेट नहीं करेंगे, और वेलफेयर ऑफ दी, आप कह सकते हो दोनों ही कंट्री के वेलफेयर में जो स्टेप्स हैं उसके ऊपर काम करेंगे। और देखिए 2003 में एक और मीटिंग हुई थी जिसमें कन्वॉल सिबल, ठीक है, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो भारत की तरफ से, और वांग यी जो हेड ऑफ द चाइनीज डेलीगेशन थे, ये 2003 में मिले, और फिर हमने एक नक्शा पास किया उनकी तरफ कि उनको दिखाया कि ये देखिए ये नक्शा भारत प्रपोज करता है कि भारत मानता है ये पर्टिकुलर नक्शा सही है, लेकिन जो मिस्टर वांग थे उन्होंने नक्शा देखते ही तुरंत वापस कर दिया। ठीक है, ना तो उन्होंने कोई रीज़न बताया कि क्या वो इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई रीज़न भी उन्होंने बताया नहीं। तो इसमें बात ये बता रहे हैं ऑथर कि हो सकता है उनके ऊपर जो चाइनीज़ लीडर हो या चाइनीज़ गवर्नमेंट है उनका प्रेशर हो, या फिर उन्होंने कह दिया हो कि भारत अगर कोई भी नक्शा आपको दे तो उसको रिजेक्ट कर देना है, और उन्होंने अपना कोई भी अपना विवेक नहीं वहाँ पर दिखाया कि हाँ भारत सही कह रहा है या गलत कह रहा है, या फिर वो खुद हो सकता है नाराज़ हो, उनको ही खुद को पसंद ना आया हो भारत ने जो नक्शा दिखाया है। तो इस तरीके की बातें ये कह रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो इशू चल रहा है उसको जो बॉर्डर इशू चल रहा है उसको शांत करने में चाइनीज़ इतना ज़्यादा अभी इंटरेस्टेड है नहीं। उसको तो चलेगा कि आप और भी इश्यूज बढ़ाइए, क्यों, क्योंकि अभी वहाँ पर जो टेरेन है उसमें जो चाइना की साइड जो टेरेन है वो काफ़ी आप कह सकते हो कि उसके लिए ठीक है, वो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कर सकता है, लेकिन जो भारत के साइड में टेरेन है वहाँ पे काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं, और भारत के साइड इंफ्रा इतना अच्छा बना हुआ नहीं है, तो भारत को मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। इसलिए जो चाइनीज़ है वो अभी इसको शांत करें ना करें उनको फ़र्क नहीं पड़ता है, उनके लिए तो बेटर ही रहेगा कि कन्फ्रंटेशन चलती ही रहे। ठीक है, तो अब देखने वाली बात होगी कि भारत और चाइनीज़ इसके ऊपर क्या सोल्यूशन लेके आते हैं। अब देखिए ये तो हो गया एडिटोरियल वाला सेक्शन, अभी देखते हैं न्यूज़ वाला सेक्शन में क्या बातें बताई जा रही हैं। देखिए अभी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अभी अपनी मन की बात कही है। ठीक है, तो उन्होंने अभी बताया है कि किस तरीके से अभी जो अनलॉकडाउन किया जा रहा है, अनलॉक किया जा रहा है चीज़ों को, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपको जितने भी अभी तक आपने प्रिकॉशंस मेजर्स सीखे हैं वो सारे ही अवॉइड करने, तो अभी भी आपको सेफ्टी बरकरार ही रखनी है, ऐसा नहीं कि चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं वो, तो देखिए कह रहे हैं कि ए पैनल ऑफ द हेल्थ एक्सपर्ट एंड दी social scientists at central state district level should be constituted to address the health and the humanitarian crisis। ठीक है, तो ऐसे एक पैनल बनेगा साइंटिस्ट वगैरह का जो देखेगा किस तरीके से इसको हैंडल करना है। कंप्रिहेंसिव डाटा इंक्लूडिंग टेस्ट रिजल्ट शुड बी मेड अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन, तो जितना भी हेल्थ से रिलेटेड डाटा रहेगा वो पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा। फिर क्लस्टर स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस, जितने भी आप कह सकते हो जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस बरकरार रहेंगी, जैसे जो 13 शहरों की बात बताई गई थी कि 13 शहर सबसे ज़्यादा जहाँ पर केसेस हैं। ठीक है, और फिर रूटीन हेल्थ सर्विसेज जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी लेवल की जितनी भी हेल्थ सर्विसेज हैं उसको बढ़ाया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो हेल्थ सर्विस है वो लोगों को मिल सकें। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें बताई गई हैं। और देखिए यहाँ पर बात की जा रही है भी नेपाल की, तो हमने जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नेपाल के साथ भी हमारे बॉर्डर इश्यूज हो गए हैं। जब हमने लिपुलेक पास से जो मानसरोवर की तरफ यात्रा जाती है उसके लिए वो पास बनाया था, वहाँ पर रोड बनाई थी। ठीक है, तब नेपाल नाराज़ हो गया, और फिर काला पानी वाला जो रीजन है उसको भी लेकर नेपाल नाराज़ है। तो अभी नेपाल ने एक अमेंडमेंट बिल पास कर रहा है वो अपनी पार्लियामेंट में, जिसमें वो एक नया नक्शा लेके आ रहा है, जिसमें वो जो लिपुलेख वाला इलाका है, जो काला पानी वाला इलाका है, और जो लिम्पी दरिया वाला इलाका है वो उसको भी अपने नक्शे में दिखा रहा है, जो कि पहले की पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी उत्तराखंड में आती थी। ठीक है, तो ये सारे रीजन को वो अभी अपने नक्शे में दिखा रहे हैं। तो अभी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, उनके ऐसे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो हो सकता है भारत और नेपाल के रिश्ते यहाँ से बिगड़ रहे हैं। ठीक है, और वहाँ की जो मधेसी कमेटी है, मधेसी कम्युनिटी, वो भी इसके अगेंस्ट में है, वो भी कह रहे हैं कि ये आप गलत स्टेप्स ले रहे हो। ठीक है, तो ये तो नेपाल में चीज़ें देखने को मिली। और यहाँ देखिए जो भी स्पेस एक्स ने
सक्सेसफुली जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दो नासा के एस्ट्रोनॉट को भेजा था, ठीक है। तो उनकी लैंडिंग की बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो दो जो एस्ट्रोनॉट जाके आए हैं वो कौन है, देखिए, बॉब बेनकेन और डॉग हर्ले, ये दो लोग जाके आए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ठीक है। तो ये अभी प्राइवेट कंपनी जो एलॉन एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ठीक है, जो रॉकेट भेजा उन्होंने फैल्कन 9 इस रॉकेट से भेजा था कैनेडी स्पेस सेंटर जो फ्लोरिडा यूएसए में है, ठीक है, वहाँ से। तो अभी जो प्राइवेट ऐसी कंपनियां हैं वो भी काफ़ी स्पेस एक्सप्लोरेशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिखा रही हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में ऐसी बहुत सी प्राइवेट कंपनीज आपको स्पेस फील्ड में देखने को मिलें। और यहाँ देखिए जो लोकस्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका से होते हुए काफ़ी जगहों पे भारत में अभी फैल रहे हैं, जो राजस्थान गुजरात और पंजाब वाले इलाके हैं, ठीक है। तो ये जो टिड्डी हैं इनके लिए सोल्यूशन भी बताया गया है कि आपको केमिकल या फिर पेस्टिसाइड स्प्रे करना पड़ेगा। तो यहाँ की जो लोग हैं, हरियाणा वाले गवर्नमेंट है, वो कह रही है कि जो नॉन केमिकल मेजर्स हैं उनके ऊपर विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर आप केमिकल स्प्रे करोगे तो ये इंसानों के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो नॉन केमिकल मेजर्स के ऊपर बात की जा रही है कि सरकार इसका ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। अब यहाँ देखिए मनरेगा की बात की जा रही है। मनरेगा अभी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि यहाँ पर डिमांड बढ़ रही है मनरेगा जॉब्स के लिए, क्योंकि जितने भी माइग्रेंट्स वर्कर थे सारे ही अपने घरों की तरफ लौट गए हैं, और वहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा मनरेगा की डिमांड बढ़ रही है। तो अभी हमने देखा सरकार ने जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज है उसके तहत भी 40,000 करोड़ मनरेगा के लिए दिया है, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व किया जा सके, ठीक है, और एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बहुत बढ़ाई जा सके। और यहाँ देखिए अभी जो टाटा सन्स है उन्होंने अभी जो एक रैपिड टेस्टिंग किट बनाई जा रही है श्री चित्रा इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक है। तो ये अभी मैन्युफैक्चर करने की बात करें, टाटा सन इसको मिलकर मैन्युफैक्चर करेगा। तो ये एक टेक्नोलॉजी आरटी लैम्प, इस टेक्नोलॉजी से ये जो टेस्टिंग किट है बनाई जा रही है, और बोला जा रहा है कि ये कम टाइम में रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो इसका क्या टेक्नोलॉजी है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड एम्पलीफिकेशन, इस टेक्नोलॉजी पे ये किट काम करेगी, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज लूप मेडिएटेड एम्पलीफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो देखिए कौन सा टेस्ट किट है ये, चित्रा जीन लैम्पेन, ये वाले टेस्ट है ये, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास कौन सा, इससे पहले सिर्फ एक ही टेस्ट है, आर टी पी सी आर टेस्ट, जो सही रिपोर्ट दे पा रहा है। और जो हमने चाइना से रैपिड एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मंगाई थी वो तो फेल कर गया, वो सही रिजल्ट नहीं दे रहा था। तो अभी ये भारत की तरफ से बनाया जा रहा है चित्रा जीन लैम्पेन। तो देखते हैं ये आने वाले टाइम में कैसे यूज़ किया जाता है। अब यहाँ देखिए जो अरेबियन सी है वहाँ पर अभी साइक्लोन बनने की संभावना देखने को मिल रही है, जैसा कि अभी साउथ वेस्ट मानसून जो विंड्स हैं वो आने लगेंगी। जैसा कि अभी हमने देखा केरला में किस तरीके से वहाँ पर मानसून के सीज़न बन रहे हैं, ठीक है। तो देख एक अभी संभावना ये जताई जा रही है कि साइक्लोन्स भी वहाँ पर बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ साइक्लोन वायु की बात की गई है जो 2018 में आया था। तो अगर ये आता है और अगर ये ओमान की तरफ मूव करता है तो हो सकता है काफ़ी हवाएं ओमान की तरफ चली जाएं। तो उससे हवाएं अगर ओमान की तरफ कुछ चली जाएंगी तो केरला में हो सकता है कम हवाएं आए तो कम बारिश देखने को मिल सकती है। और यहाँ देखिए जो नेपाल की बात दोबारा से की गई है, जो नेपाल हमारा दोस्त हुआ करता था आज दुश्मन बनने की राह पर चल रहा है, ठीक है। जैसा कि हमने अभी बात की कि इस तरीके से वहाँ के पार्लियामेंट में अभी नया नक्शा के ऊपर जो बिल है वो पास करने की बात की जा रही है। और ये देखिए ये वाला आर्टिकल अभी बात कर रहे हैं किस तरीके से यूएसए में वहाँ पर ब्लैक्स के अगेंस्ट जो हिंसा हो रही है। जो जॉर्ज फ्लॉयड, ये एक व्यक्ति थे जिनकी हत्या आप कह सकते हो पुलिस ने उनको पकड़ा, और एक जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने उनकी गर्दन दबा के रखी हुई थी तो उनकी डेथ हो गई। तो वहाँ पर अभी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए जो G7 समिट है उसको अभी ट्रंप ने पोस्टपोन किया है और इसको एक्सटेंड करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो G7 को G10 या G11 बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया, रशिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करने की बात कर रहे हैं। तो ये G10 बनेगा या G11, ये डिपेंड करता है अभी रशिया के ऊपर। और देखिए जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 6 मिलियन यानी 60 लाख को क्रॉस कर गए हैं, और ब्राज़ील में भी काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं अमेरिका के बाद। और यहाँ देखिए ये जो आप कह सकते हो ईरान के स्पीकर हैं वो कह रहे हैं कि यूएसए के साथ बात करने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं यूएसए ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, कार्सा एक्ट, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है, जिसके तहत कोई भी बाहर के लोग आप कह सकते हो कि ईरान के साथ ट्रेड रिलेशन नहीं रख सकते हैं। तो ये काफ़ी इससे नाराज़ है, कह रहे हैं कि यूएसए के साथ बात करना व्यर्थ है, उसका कोई
पॉजिटिव आउटकम निकलने वाला है नहीं। और ये लोग कह रहे हैं कि हो सकता है ये रिवेंज भी लें, क्योंकि हमने देखा था किस तरीके से यूएसए और ईरान के रिश्ते बिगड़े थे जब यूएसए ने अटैक कर दिया था जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, कासिम सुलेमानी, इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है। और जब जब यूएसए ने अटैक कर दिया था इराक के जो दो एयरबेस थे, ठीक है, उसके ऊपर अटैक किया था, तब ईरान के एक सुप्रीम लीडर जो कासिम सुलेमानी थे उनकी डेथ हो गई थी। तो इस तरीके से रिलेशंस काफ़ी बिगड़ रहे हैं यूएसए और ईरान के बीच में। और यहाँ देखिए अभी एक नया स्पीशीज देखने को मिला है गल्फ ऑफ मन्नार में, रेयर स्कॉर्पियन फिश, ठीक है। तो देखिए ये इस तरीके की कोई फिश है जो आप कह सकते हो कलर भी चेंज कर लेती है, और ये काफ़ी न्यूरोटॉक्सिक है, यानी जहरीली मछली है। तो देखिए इसका साइंटिफिक नेम है स्कॉर्पेनॉप्सिस नेग्लेक्टा, ठीक है, नेग्लेक्टा, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नाम और नॉर्मल नाम जो स्कॉर्पियन फिश है, ये याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये अभी गल्फ ऑफ मन्नार में देखी गई है, तो गल्फ ऑफ मन्नार दिखाता हूँ। तो देखिए ये अगर अब देखेंगे, ये हमारा भारत हो गया और ये श्रीलंका हो गया, तो ये बीच में जो रीजन है ये है गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। तो यहाँ पर अभी वो स्कॉर्पियन फिश को देखा गया है। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अब हम मिलेंगे कल की वीडियो में। चलिए, शुक्रिया।